Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is no postal ballot for NRI this time ECI. कोई भी पोस्टल बैलेट नहीं होगा एनआरआई के लिए इस साल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है. द इलेक्शन कमीशन हैज सेड दैट द पोस्टल बैलेट फैसिलिटी वुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू एनआरआई फॉर द अपकमिंग इलेक्शन टू द असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला एंड वेस्ट बंगाल असेंबली. इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो पोस्टल बैलेट फैसिलिटी है वो नहीं एक्सटेंड किया जाएगा एनआरआई के लिए अपकमिंग इलेक्शन जो होने वाला है असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, वेस्ट बंगाल असेंबली का. हम इसके बारे में जान ले. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिटन टू द लॉ मिनिस्ट्री ऑन नवंबर 27, 2020 विद द प्रपोजल ऑफ एक्सटेंडिंग पोस्टल बैलेट टू ओवरसीज इलेक्टर. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिखा था लॉ मिनिस्ट्री को नवंबर 27, 2020 पे प्रपोजल भेजा था कि एक्सटेंड किया जाए पोस्टल बैलेट को ओवरसीज इलेक्टर के लिए. Election committee note was further referred to the Ministry of External Affairs. The MEA was of the opinion that a wider meeting of stakeholders should be held. इलेक्शन कमीशन के नोट को फर्दर रिफर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास. एमईए इस ओपिनियन को रख रहे थे कि जो वाइडर मीटिंग होना चाहिए स्टेक होल्डर के साथ इसके लिए. उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि पोस्टल बैलेट फैसिलिटी नहीं एक्सटेंड किया जाएगा एनआरआई के लिए अपकमिंग इलेक्शन में. हाउ द इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम वर्क. किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम है वो काम करता है, अब हम ये समझेंगे. अंडर ईटीपीबीएस पोस्टल बैलेट इज सेंट इलेक्ट्रॉनिकली टू ए सर्विस वोटर. जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम है उसके अंतर्गत पोस्टल बैलेट जो है वो सेंड किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस वोटर के लिए. द वोटर डाउनलोड इट एंड यूजेज ए स्पेसिफिक एनवेलप टू रिटर्न इट टू द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ हिज कंस्टिट्यूएंसी. और जो वोटर होता है वो डाउनलोड करते हैं इसको और यूज करते हैं एक स्पेसिफिक एनवेलप का रिटर्न करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को उसके कंस्टिट्यूएंसी के. The postal ballot should reach the returning officer by 8 a.m. on the day of counting. Counting of vote begin with the counting of postal ballot at 8 a.m. जो पोस्टल बैलेट है वो रीच कर जाना चाहिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास 8 AM तक ऑन द डे जिस दिन काउंटिंग होगा. काउंटिंग ऑफ वोट स्टार्ट होता है काउंट करने के बाद पोस्टल बैलेट को एटीएम में. अमेंडमेंट जो इसमें किया गया है टू एक्सटेंड द वोटिंग फैसिलिटी टू ओवरसीज वोटर. गवर्नमेंट नीड टू ओनली अमेंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 एंड डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट नोट. एक्सटेंड करने के लिए वोटिंग फैसिलिटी को ओवरसीज वोटर के लिए गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो सिर्फ अमेंड करे जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है 1961 का. इसके लिए पार्लियामेंट का नोट की आवश्यकता भी नहीं है. करंट प्रोसेस क्या है वोटिंग को लेके इंडियन सिटीजन के लिए जो कि अब्रॉड में रह रहे हैं. Voting right for NRI were introduced only in 2011 through an amendment to the Representation of People Act 1950. वोटिंग राइट जो है एनआरआई के लिए वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 पे अमेंडमेंट करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 पे. एनआरआई कैन वोट इन द कंस्टिट्यूएंसी इन विच हर प्लेस ऑफ रेसिडेंस एज मेंशन इन द पासपोर्ट इज लोकेटेड. एनआरआई जो है वो वोट कर सकता है अपने कंस्टिट्यूएंसी पे जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस जो कि मेंशन है उसके पासपोर्ट पे जहां पे वो लोकेट है. She can only vote in person and will have to produce her passport in original at the polling station for establishing identity. वो तभी वोट कर सकते हैं जब वो प्रोड्यूस करेंगे अपना पासपोर्ट को ओरिजिनली पोलिंग स्टेशन पे अपना आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने के लिए. करंट स्ट्रेंथ जो है एनआरआई वोटर्स का अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट ऑफ 2015 इंडिया डायस्पोरा पॉपुलेशन इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एट 16 मिलियन पीपल. जो यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है 2015 का उसके अनुसार इंडिया का जो डायस्पोरा पॉपुलेशन है वो लार्जेस्ट है वर्ल्ड में. 16 मिलियन पीपल जो है वो बाहर रह रहे हैं. आप समझ सकते हैं कि ह्यूज जो है वोट बैंक हो सकता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चंद्रयान 3. तो हम जानेंगे चंद्रयान 3 के बारे में. चंद्रयान 3 इज लाइकली टू बी लॉन्च इन 2022 अर्लियर शेड्यूल टू बी लॉन्च इन लेट 2020. चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया जाएगा लाइकली 2022 में. अर्लियर जो था इसका शेड्यूल था कि इसको लॉन्च किया जाना था लेट 2020 में ही. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो चंद्रयान 3 इज इंडिया थर्ड मिशन टू मून. इसरो का चंद्रयान 3 इंडिया का तीसरा मिशन है मून का. इट एम्स टू मेक ए सॉफ्ट लैंडिंग इन द लूनर साउथ पोल आइटकैन बेसिन. इसका मकसद है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करे लूनर के साउथ पोल आइटकैन बेसिन पे. इट विल कंसिस्ट ऑफ ओनली एन लैंडर एंड रोवर एज इट ऑर्बिटर ऑफ चंद्रयान 2 इज स्टिल फंक्शनिंग एंड प्रोवाइडिंग डाटा. ये जो है ये कंसिस्ट करेगा सिर्फ लैंडर और रोवर को ही क्योंकि जो ऑर्बिटर था चंद्रयान 2 का वो अभी भी फंक्शनिंग कर रहा है प्रोवाइड कर रहा है डाटा को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कराकल. तो हम जानेंगे कि कराकल है क्या. द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लास्ट मंथ इंक्लूडेड द कराकल, अ मीडियम साइज वाइल्ड कैट फाउंड इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात इन द लिस्ट ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज अंडर द स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम.
तो जो नेशनल बोर्ड और वाइल्ड लाइफ है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने लास्ट मंथ इंक्लूड किया है कैराकल को, जो कि एक मीडियम साइज वाइल्ड कैट है जो कि पाया जाता है राजस्थान और गुजरात में। लिस्ट ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में इसको रखा गया है, जो कि स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किसने रखा है, ये स्पीशीज कहाँ पाया जाता है और किस लिस्ट में रखा है। तो क्रिटिकली इंडेंजर है, पाया जाता है राजस्थान और गुजरात में। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इनको रखा है। अब कराकल जो है इसका IUCN स्टेटस लिस्ट कंसर्न है, तो दोनों ही आपको याद रखना होगा। द वाइल्ड कैट हैड लॉन्ग लेग्स, अ शॉर्ट फेस, लॉन्ग कैनाइन टीथ एंड अ डिस्टिंक्टिव ईयर, लॉन्ग एंड पॉइंटी विद टफ ऑफ ब्लैक हेयर एट देयर टिप्स। जो वाइल्ड कैट है इसका लॉन्ग लेग है, शॉर्ट फेस है, लॉन्ग कैनाइन टीथ है और डिस्टिंक्टिव ईयर है, लॉन्ग और पॉइंटली है, जिसमें टफ्ट ब्लैक हेयर है उनके टिप्स पे। द आइकॉनिक ईयर आर व्हाट गिव द एनिमल इज नेम कराकल, कम्स फ्रॉम द तुर्किश कराकुलक मीनिंग ब्लैक ईयर। जो आइकॉनिक ईयर है उस कारण इसका नाम पड़ा है कराकल, तुर्किश कराकुलक जिसका मतलब है ब्लैक ईयर। In India, it is called सियाग घोष, a Persian name that translates as black ear. इंडिया में इसको सियाग घोष भी कहा जाता है, जो कि एक पर्शियन नेम है जो कि ट्रांसलेट किया जाता है ब्लैक ईयर। A संस्कृत फेबल एक्सिस्ट अबाउट ए स्मॉल वाइल्ड कैट नेम दीर्घा कर्ण और लॉन्ग ईयर। जो संस्कृत फेबल है वो भी एग्जिस्ट करता है इसके लिए कि ये एक स्मॉल वाइल्ड कैट है जिसका नाम दीर्घा कर्ण व लॉन्ग ईयर है। While it flourishes in part of Africa, its number in Asia are declining. ये फ्लरिश कर रहा है अफ्रीका पे, जबकि इसका नंबर जो है एशिया पे वो डिक्लाइन कर रहा है। अब हिस्ट्री और मिथ जो इससे रिलेटेड है कराकल से, हम उसको देख ले। द अर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ द कराकल इन द सबकॉन्टिनेंट कम फ्रॉम अ फॉसिल डेटिंग बैक टू द सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो अर्लिएस्ट एविडेंस है कराकल का सबकॉन्टिनेंट में फॉसिल से, जो कि सिविलाइजेशन है इंडस वैली का, उसमें पाया गया है। द कराकल हैड ट्रेडिशनली बीन वैल्यूड फॉर इट्स litheness and extraordinary ability to catch bird in flight. It was a favorite coursing or hunting animal in medieval India. जो कराकल है उसको ट्रेडिशनली वैल्यू किया जाता था इसके लिथिनेस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी के कारण, जो बर्ड्स को ये कैच कर लेता था फ्लाइट के टाइम ही। ये एक फेवरेट कोर्सिंग था हंटिंग एनिमल का मेडाइवल इंडिया पे। फिरोज शाह तुगलक हैज सियाग घोषदर खाना इस्टेब्लिश दैट हाउस लार्ज नंबर ऑफ कोर्सिंग कराकल। और जो फिरोज शाह तुगलक था उसके पास सियाग घोषदर खाना था जो कि स्टेबल करता था, हाउस करता था लार्ज नंबर ऑफ कोर्सिंग कराकल को। इट फाइंड मेंशन इन अबू फजल अकबरनामा लाइक ए हंटिंग एनिमल इन द टाइम ऑफ अकबर। इसके बारे में मेंशन है अबुल फजल के अकबरनामा पे भी, एक हंटिंग एनिमल है अकबर के समय में। डिस्क्रिप्शन एंड इलस्ट्रेशन ऑफ द कराकल कैन बी फाउंड इन मेडाइवल टेक्स्ट सच एज अनवर इस वली, टूटीनामा, खामसा ई निजामी, सासेमय। तो डिस्क्रिप्शन और इलस्ट्रेशन है कराकल का ये पाए गए हैं मेडाइवल टेक्स्ट में भी, जैसे कि अनवर इस सुहाइली हो गया, टूटीनामा हो गया, खामसा ई निजामी हो गया, सानवे हो गया। द ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव इज सेड टू हैव बीन प्रेजेंटेड विद ए कराकल आफ्टर ही डिफीट सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ पलासी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने प्रेजेंट किया था एक कराकल को जब उन्होंने हराया था सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ पलासी पे 1757 पे। ये आप देख सकते हैं कराकल स्पीसीज को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर्नाटका टू मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट तमिलनाडु प्रोजेक्ट। जो कर्नाटका है वो सुप्रीम कोर्ट गया है तमिलनाडु के प्रोजेक्ट के खिलाफ, तो हम जानेंगे कि क्या मैटर है। कर्नाटका इज रेडिंग इटसेल्फ टू वेज अ लीगल बैटल इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट तमिलनाडु एम्बिशियस कावेरी वेलारू वाइगाई गुंडर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। कर्नाटका जो है वो एक लीगल बैटल लड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के खिलाफ, जो तमिलनाडु का एम्बिशियस कावेरी वेलारू वाइगल गुंडर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है इसके खिलाफ। The 262 kilometer river linking project will divert 6,300 cubic feet of surplus water during flood and increase the groundwater level in the state's south district to meet drinking water need. जो 262 किलोमीटर का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ये डाइवर्ट करेगा 6,300 क्यूबिक फीट ऑफ सरप्लस वाटर को फ्लड के टाइम पे और इंक्रीज करेगा ग्राउंड वाटर लेवल जो स्टेट के साउथर्न डिस्ट्रिक्ट है, ताकि पूरा किया जा सके ड्रिंकिंग वाटर के नीड को। इश्यू क्या है? तमिलनाडु इज ट्राइंग टू यूटिलाइज सरप्लस 45 टीएमसी फीट ऑफ वाटर। तमिलनाडु जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो यूटिलाइज करे जो सरप्लस 45 टीएमसी फीट ऑफ वाटर है। कर्नाटका गवर्नमेंट से दिस प्रोजेक्ट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। कर्नाटका गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो उसके अनुसार नहीं है, जैसा कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट में कहा गया था। अकॉर्डिंग टू द एक्ट सरप्लस वाटर शुड ऑल्सो बी एन एजुकेटेड एंड ट्राइब्यूनल हैड टू डिसाइड ऑन इट। जो एक्ट था इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, उसके अनुसार कि जो सरप्लस वाटर होगा उसको भी एजुकेटेड कराया जाएगा और ट्राइब्यूनल को डिसाइड करना होगा। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 हम जानेंगे इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के बारे में। अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोविजन, इफ अ स्टेट गवर्नमेंट मेक्स अ रिक्वेस्ट रिगार्डिंग एनी वाटर डिस्प्यूट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन
that the water dispute cannot be settled by negotiation, then a water dispute tribunal is constituted for the adjudication of the water dispute. इसके प्रोविजन के अनुसार अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करता है वाटर डिस्प्यूट को लेके और सेंट्रल गवर्नमेंट को का ये ओपिनियन होता है कि जो वाटर डिस्प्यूट है वो सेटल नहीं किया जा सकता है नेगोशिएशन के द्वारा, तब वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल को कंस्टिट्यूट किया जाता है एडजुडिकेशन के लिए वाटर डिस्प्यूट का. The Act was amended in 2002 to include the major recommendation of सरकारिया कमीशन. इस एक्ट को अमेंड किया गया था 2002 पे ताकि इंक्लूड किया जा सके जो मेजर रिकमेंडेशन था सरकारिया कमीशन का. The amendment mandated a 1-year time frame to set up the water dispute tribunal और also a 3-year time frame to give a decision. इस अमेंडमेंट में यह मैंडेटरी किया गया कि 1 ईयर का टाइम फ्रेम होगा सेटअप करने के लिए वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल को और 3 ईयर का टाइम फ्रेम दिया गया डिसीजन लेने के लिए. प्रोविजन रिलेटेड टू इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट. क्या प्रोविजन है जो कि रिलेटेड है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से? Entry 17 of the state list deal with water, that is water supply, irrigation, canal, drainage, embankment, water storage and water power. जो एंट्री 17 है स्टेट लिस्ट का वो डील करता है वाटर से, जैसे कि वाटर सप्लाई आ गया, इरिगेशन, कैनाल, ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट, वाटर स्टोरेज, वाटर पावर आ गया. एंट्री 56 ऑफ यूनियन लिस्ट empower the union government for the regulation and development of inter-state river and river valley to extend declared by parliament to be expedient in the public interest. जो एंट्री 56 है यूनियन लिस्ट का, ये एम्पावर करता है यूनियन गवर्नमेंट को कि वो रेगुलेट कर सकता है, डेवलप कर सकता है इंटर स्टेट रिवर को, रिवर वैल्यू को, जो कि डिक्लेयर किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में. आर्टिकल 262 इन द केस ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर इट प्रोवाइड. जो आर्टिकल 62 है इन केस अगर कोई डिस्प्यूट होता है वाटर से रिलेटेड तो ये प्रोवाइड करता है क्लॉज 1, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रेस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ द वाटर और इन एनी इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली. जो पार्लियामेंट है वो लॉ के द्वारा प्रोवाइड कर सकता है एडजुडिकेशन किसी भी डिस्प्यूट या कंप्लेंट का जो कि वाटर के यूज, डिस्ट्रीब्यूशन या कंट्रोल को लेके हो एनी इंटर स्टेट रिवर या रिवर वैली पे. क्लॉज 2 जो है पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड दैट नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी कोर्ट शैल एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट एज मेंशन अबव. और जो क्लॉज 2 है पार्लियामेंट जो है वो लॉ के द्वारा प्रोवाइड कर सकता है कि ना ही सुप्रीम कोर्ट या कोई और कोर्ट एक्सरसाइज करेगा अपने ज्यूरिडिक्शन को वैसे डिस्प्यूट व कंप्लेंट के ऊपर जैसा कि मेंशन किया गया है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया आउट ऑफ रिसेशन. तो इंडिया जो है वो रिसेशन से बाहर निकल चुका है, जिसके बारे में हम जानेंगे. एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इंडियन इकोनॉमी इज आउट ऑफ रिसेशन बट स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रिटर्निंग टू रेट ऑफ ग्रोथ सीन बिफोर द पेंडेमिक. नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार जो इंडियन इकोनॉमी है वो अब रिसेशन से बाहर है, लेकिन अभी लंबा समय लगेगा इसको रिटर्न करने पे जो ग्रोथ पहले देखा गया था पेंडेमिक के पहले. इंडियाज एशिया थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी रिकॉर्डेड ए राइज इन ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ 0.4% इन द फाइनल 3 months ऑफ 2020 कंपेयर विद द सेम पीरियड ऑफ ए ईयर अर्लियर. इंडिया एशिया का जो थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है उसने रिकॉर्ड किया है एक राइज ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 0.4% का फाइनल 3 months में 2020 के कंपेयर अगर किया जाए सेम पीरियड में एक साल पहले से. लास्ट ईयर द कंट्री प्लंज्ड इनटू रिसेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली अ क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी विच इकोनॉमिक्स वार्निंग दैट इट वुड स्ट्रगल टू रिकवर फ्रॉम दिस स्लम्प. लास्ट ईयर कंट्री जो है वो प्लंग कर गया था रिसेशन में पहली बार नियरली अ क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी पे. तब इकोनॉमिक्स ने वार्निंग दिया था कि ये इंडिया को स्ट्रगल करना पड़ सकता है रिकवर करने से. की टेक अवे फ्रॉम क्वार्टर थर्ड जीडीपी डाटा. जो टेक अवे हम लोगों ने लिया है क्वार्टर थर्ड के जीडीपी डाटा से. मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये रिवाइव कर रहा है. एग्रीकल्चर ग्रोथ एक्सेलरेट, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रोथ देखा गया है. फाइनेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर रिबाउंड, फाइनेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर रिबाउंड किया है. कंज्यूमर कॉन्फिडेंस स्टिल लो, लेकिन जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है वो अभी भी बहुत कम है. गवर्नमेंट स्पेंडिंग पिकअप, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बढ़ा है. इन्वेस्टमेंट डिमांड राइजेस, और जो इन्वेस्टमेंट का डिमांड है ये भी बढ़ा है. ये सब जान लिया तो हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिसेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है. तो रिसेशन इट इज ए मैक्रो इकोनॉमिक टर्म दैट रिफर्स टू ए स्लो डाउन और ए मैसिव कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर ए लॉन्ग इनफ पीरियड, और इट कैन बी सेड दैट व्हेन ए रिसेशनरी फेज सस्टेन फॉर लॉन्ग इनफ इट इज कॉल्ड ए रिसेशन. ये एक मैक्रो इकोनॉमिक टर्म है जो कि रिफर करता है स्लो डाउन या मैसिव कॉन्ट्रैक्शन को इकोनॉमिक एक्टिविटी पे लंबे पीरियड के लिए. वो हम कह सकते हैं कि रिसेशनरी फेज होता है जो कि सस्टेन करता है लंबे समय के लिए, उसी को रिसेशन कहा जाता है. Depression, it is a deep and long lasting period of a negative economic growth with output falling for at least 12 months and GDP falling by over 10%, or it can be referred to as severe and prolonged recession. ये एक डीप लॉन्ग लास्टिंग पीरियड है नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ का, जिसमें आउटपुट जो है वो गिरता है एटलीस्ट 12 मंथ का, और जो जीडीपी है वो गिरता है ओवर 10% तक, जिसको कि रिफर किया जाता है सीवियर और प्रोलॉन्ग रिसेशन.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विवाद से विश्वास स्कीम। तो हम जानेंगे विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन फ्राइडे एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर फाइलिंग डिक्लेरेशन ऑन मेकिंग पेमेंट अंडर द डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम विवाद से विश्वास टिल मार्च 31 एंड अप्रैल 30। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सटेंड कर दिया डेडलाइंस को फाइल करने के लिए डिक्लेरेशन का और पेमेंट के लिए। डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम जो था विवाद से विश्वास के लिए मार्च 31 तक, अप्रैल 30 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। हम इस स्कीम के बारे में जानेंगे। द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 was enacted on March 17, 2020 with the objective to reduce pending income tax litigation, generate timely revenue for the government and to benefit taxpayer। तो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट है 2020 का, इसको इनेक्ट किया गया था मार्च 17, 2020 पे। ऑब्जेक्टिव था कि रिड्यूस किया जाए पेंडिंग इनकम टैक्स लिटिगेशन को, जनरेट किया जाए टाइमली रेवेन्यू ताकि जो गवर्नमेंट को बेनिफिट हो सके और टैक्स पेयर को भी। द स्कीम एम्स टू एंड लिटिगेशन एंड लीगेसी डिस्प्यूट अंडर द डायरेक्ट टैक्स कैटेगरी of rupees 9.32 lakh crore worth of revenue is blocked in approximately 4.8 lakh appeal pending at various income tax appellate forum। जो स्कीम है उसका मकसद था कि वो समाप्त करे लिटिगेशन और लीगेसी डिस्प्यूट को डायरेक्ट टैक्स कैटेगरी का, क्योंकि 9.32 लाख करोड़ वोल्ट ऑफ रेवेन्यू ब्लॉक्ड है अप्रोक्सीमेटली 4.8 लाख अपील पे, जो कि पेंडिंग है वेरियस इनकम टैक्स appellate forum पे। The entities would opt for the scheme have to pay a requisite tax following which all litigation against them are closed by the tax department and penal proceeding dropped। जो इंटाइटीज है उनको ऑप्ट करना होगा स्कीम को कि वो पे करेंगे रिक्वासाइड टैक्स को, और उसके बाद सारा लिटिगेशन जो है उनके खिलाफ उसको क्लोज कर दिया जाएगा टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा और पैनल प्रोसीडिंग को भी ड्रॉप कर लिया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है इस स्कीम का? It should be noted that the response to the scheme gained significance given earlier scheme like कर विवाद समाधान scheme 1998, direct tax dispute resolution scheme 2016 did not yield much result। ये नोट करने वाली बात है कि जो रिस्पॉन्स था इस स्कीम का वो काफी सिग्निफिकेंट था, क्योंकि इससे पहले जो स्कीम थे जैसे कि कर विवाद समाधान स्कीम 1998 का, डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2016 का, उसमें उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं पाया गया था। द स्कीम हैड रिपोर्टेडली रिसीव एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स विद ए सेटलमेंट अमाउंट ऑफ ओवर रुपीज 97,000 करोड़ एज ऑफ फरवरी। ये जो स्कीम है उसमें रिपोर्टेडली रिसीव किया गया ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, जिसमें जो सेटलमेंट अमाउंट है वो 97,000 करोड़ का था फरवरी तक। सो फार ओवर 1,25,144 of 5,10,491 loan pending cases have been settled under the scheme। अभी तक 1,25,144 5,10,491 लॉन्ग पेंडिंग केसेस को सेटल किया गया है। ये जो कंप्राइज करता है 24.5% है टोटल नंबर ऑफ सच केसेस का जो कि पेंडिंग थे इस स्कीम के इंट्रोड्यूस होने के पहले। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईएनएस उत्कृष। तो हम जानेंगे आईएनएस उत्कृष के बारे में। इट इज एन इंडियन नेवल एयर स्टेशन अंडर द जॉइंट सर्विस अंडमान एंड निकोबार कमांड ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। ये इंडियन नेवल एयर स्टेशन है जो कि जॉइंट सर्विस अंडमान एंड निकोबार कमांड के अंतर्गत आता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के। इट इज लोकेटेड नियर नेवल बेस आईएनएस जरावा ऑन पोर्ट ब्लेयर इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये लोकेटेड है आपका नियर नेवल बेस आईएनएस जरावा के पास पोर्ट ब्लेयर में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज द फर्स्ट नेवल एयर स्टेशन इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और ये पहला नेवल एयर स्टेशन होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। तो पूछा जा सकता है कि आईएनएस उत्कृष क्या है? तो पहला नेवल एयर स्टेशन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो कि लोकेटेड है आपका आईएनएस जरावा पोर्ट ब्लेयर पे अंडमान एंड निकोबार में। That's all for डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.